गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर वेव्स। जानेंगे मैटर वेव्स क्या है, यदि मैटर वेव्स है तो इसका वेवलेंथ क्या होता है, अर्थात इसका वेवलेंथ ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। मैं ब्रजेश कुमार, फिजिक्स टीचर, और आपका और मेरा ये प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल BSMO। तो चलिए देखते हैं मैटर वेव्स क्या है। मैटर वेव्स जानने से पहले थोड़ा सा हम पिछला वीडियो में जाते हैं। देखिए, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। यदि हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट की बात करें तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट से हम लोग बहुत सारे फिनोमेना को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाते हैं, जैसे इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन। ये सारी फिनोमेना को हम लोग वेव थ्योरी ऑफ लाइट के द्वारा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाते हैं। जबकि हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके अलावा कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हम इस दोनों या एक और ले लीजिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये तीनों का वेव थ्योरी ऑफ लाइट के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। इस दोनों का एक और ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, उसका भी वेव थ्योरी ऑफ लाइट के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लांक के द्वारा 1990 में दिया गया क्वांटम थ्योरी से करते हैं। इस क्वांटम थ्योरी की हेल्प से हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाते हैं। अब देखते हैं क्वांटम थ्योरी था क्या। क्वांटम थ्योरी कहता है कि जो इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो है, एमिशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो है वो कंटिन्यूअस ना होकर डिस्क्रीट होता है। अतः जो लाइट है वो छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में गमन करती है, जिसे फोटोन कहते हैं, अर्थात पार्टिकल, जिसका अपना एनर्जी इक्वल टू hc/λ या h न्यू होता है। तो हम लोग देखें कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट के माध्यम से इस तीनों का हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन प्रभाव को जहां तक एक्सप्लेन करने की बात आती है तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट के माध्यम से नहीं हो पाता है। तो इस दोनों को एक्सप्लेन कैसे कर पाते हैं, तो मैक्स प्लांक का 1990 में दिया गया क्वांटम थ्योरी के द्वारा करते हैं। क्वांटम थ्योरी क्या कहता था कि इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो है वो कंटिन्यूअस ना होकर डिस्क्रीट होता है, अर्थात डायरेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता, डिस्क्रीट होता है। लाइट जो है बंडल या पैकेट के रूप में गमन करती है, जिसको हम लोग बोले थे फोटोन बोले थे, जिसका हमारा फॉर्मूला था फोटोन की एनर्जी का इक्वल टू hc/λ। इससे तो स्पष्ट हो गया कि ये जो है वेव, यदि लाइट को हम वेव मानते हैं तो एक्सप्लेन हो पाता है, और ये जो है फोटोन जो है जो पार्टिकल है, अर्थात ये दोनों जो है जो पार्टिकल मानेंगे यदि लाइट को तो एक्सप्लेन हो पाएगा। इससे हम लोग स्पष्ट हो पाते हैं कि लाइट जो है, लाइट ये वेव तो है ही, वेव है ही, अब ये पार्टिकल नेचर भी रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइट वेव तो है ही और अब पार्टिकल नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात कि नेचर के ऑल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हमें लाइट को वेव के साथ साथ पार्टिकल मानना ही पड़ेगा, नहीं तो ये एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। तो लाइट यदि वेव होता है वो पार्टिकल हो सकता है, तो जो पार्टिकल है वो वेव क्यों नहीं हो सकता है। लाइट वेव है वो पार्टिकल हो सकता है, तो जो पार्टिकल है वो वेव क्यों नहीं हो सकता है। ये बात समझ में नहीं आई डी ब्रोगली को, और डी ब्रोगली इसी को स्टडी करने लगे।
जब पीएचडी वो कर रहे थे। तो डी ब्रॉगली को इसी के बारे में उन्होंने सोचने लगे कि आखिर यदि वेव वाला पार्टिकल हो सकता है तो पार्टिकल वाला वेव क्यों नहीं हो सकता है, अर्थात यदि आपका वाला बदल सकता है तो मेरा वाला क्यों नहीं बदल सकता है। तो देखिए डी ब्रॉगली लुइस डी ब्रॉगली इन्होंने 1924 में बताएं कि यदि लाइट वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी रिप्रेजेंट करता है तो मैटर जो है वो पार्टिकल नेचर तो होता ही है मैटर के पास, और ये मैटर वेव नेचर भी रिप्रेजेंट करता है। मैटर पार्टिकल होता है और इसके साथ साथ वह कौन सा नेचर, वेव नेचर भी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अर्थात लुइस डी ब्रॉगली ने 1924 में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर दिए, बताएं कि मैटर के पास भी ड्यूअल नेचर होता है। अब इसके लिए उनको 1929 में नोबेल प्राइज भी मिला। देखिए लुइस डी ब्रॉगली का नाम आता है तो हमें इनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। इनका जो डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 15 अगस्त, इनका यदि डेट ऑफ बर्थ की हम बात करें तो 15 अगस्त 1892 1892 जन्म हुआ। इनके ब्रदर जो थे, बड़े भाई, वो सपोर्ट करते थे कॉम्पटन के, जो कॉम्पटन ने 1923 में बताए थे कि एक्सरे जो होता है उसमें पार्टिकल नेचर होता है, उनको क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। लेकिन इनके मन में विचार कैसे आया, लुइस डी ब्रॉगली जो है वो एक इतिहास हिस्ट्री का स्टूडेंट थे। स्टार्टिंग टाइम में लुइस डी ब्रॉगली एक हिस्ट्री के स्टूडेंट्स थे, बट इनके बड़े भाई को फिजिक्स में रुचि थी। अब जब ये अपने 1920 के आसपास इन्होंने देखा कि ये फिजिक्स की दुनिया भी अजीब है, फिजिक्स समझ में ना आ रहा है क्या हो रहा है, कभी जो वेव है कभी पार्टिकल है, कभी पार्टिकल ना होकर वेव है, एक अजीब सी फिजिक्स में चल रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि फिजिक्स आखिर क्या बताना चाहती है। जो वेव है उन पार्टिकल हो जा रहा है, जो पार्टिकल है वो वेव हो रहा है, अजब अजब चेंजिंग हो जा रहा है, इसका और लॉ गलत साबित होकर दूसरा लॉ आ जा रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो लुइस डी ब्रॉगली को इसमें रुचि आया और इन्होंने फिजिक्स और मैथ से पीएचडी की तरफ बढ़े। 1924 में इन्होंने द थ्योरी ऑफ क्वांटा प्रस्तुत किए, जिनको बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बोला कि आखिर ये क्या प्रस्तुत कर दिया, क्या माने इसको। बाद में इनका जो थ्योरी था वो आइंस्टीन साहब के पास गया, आइंस्टीन साहब ने इस पर सहमति जताई और फिर 1929 में इसे इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। तो लुइस डी ब्रॉगली का नाम था एवरी मूविंग पार्टिकल has a wave associated with it. Every moving particle has a wave associated with it. कि जो मूविंग पार्टिकल है वो वेव एसोसिएट करता है, अर्थात कि वो वेव नेचर रिप्रेजेंट करता है। इसी के लिए 1929 में नोबेल प्राइज किनको, डी ब्रॉगली को मिला। चलिए अब हम लोग देखते हैं वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स। सबसे पहले हम एक फोटोन मानते हैं, ठीक है। उस फोटोन का एनर्जी E इक्वल टू फॉर्मूला h न्यू, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट, आइंस्टीन का रिलेटिविटी जो थ्योरी है उसके अनुसार E इक्वल टू mc स्क्वायर, mc मास ऑफ फोटोन और c से स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो फोटोन जो है जो वैक्यूम में लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है। इक्वेशन सेकेंड, आपसे बोले हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं, देखिए तो आप mc स्क्वायर इक्वल टू h न्यू लिख दिए। अच्छा, एक c को हम इधर से इधर भेज रहे हैं तो कितना हो जाएगा, mc स्क्वायर इक्वल टू h न्यू बाई कितना, mc इक्वल टू h न्यू बाई कितना c। अब आपसे यदि हम पूछें कि फोटोन का मोमेंटम क्या होता है तो देखिए तो मोमेंटम ऑफ फोटोन का मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होता है, p इक्वल टू mv,
यानी कि मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। फोटोन जो है जो सी वेलोसिटी से ही ट्रेवल करता है, यानी लाइट के वेलोसिटी से, इसलिए उसको सी लिखे वेलोसिटी को। mc कितना का इक्वल आया है, h न्यू बाई सी, ठीक है। h सी न्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है c बाई लैम्डा, c से c कैंसिल, तो कितना आया p इक्वल टू h बाई लैम्डा। ये मोमेंटम ऑफ फोटोन प्राप्त हुआ। यहां से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, लैम्डा ज्ञात कर सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू एच बाई कितना पी, और ये हमारा वेवलेंथ प्राप्त हुआ मैटर वेव का, ठीक है। अब इसमें कुछ कंडीशन और देखते हैं। जब वो मोशन कर रहा हो तब क्या होगा, देखिए केस फर्स्ट में हम लोग का देख रहे हैं ना, इन द टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। मान देते हैं मास जो है, ए मास का कोई पार्टिकल जो है जो कितना v वेलोसिटी से आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है। तो यदि v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है ए मास का पार्टिकल, तो उसका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। यदि यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से वेलोसिटी हमें प्राप्त हो सकता है, तो वेलोसिटी v इक्वल टू p बाई m। अब आप बताइए, यदि जो पार्टिकल है वो ट्रेवल आगे कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। और यदि हम बात करें तो v का वैल्यू p बाई एम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो चलिए पुट करते हैं, हाफ m v के जगह पुट कर सकते हैं p बाई एम, तो यहाँ पे v स्क्वायर है तो हो जाएगा p स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। अब आप देखिएगा तो प्राप्त हुआ हाफ, एक m से एक m कैंसिल, p स्क्वायर बाई एम, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, यदि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको प्राप्त हुआ p स्क्वायर इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से p इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, इधर स्क्वायर जाके रूट, काइनेटिक एनर्जी के ही जो है उसको शॉर्ट में हम लोग सिर्फ के लिखते हैं। आप बताइए, यहां से लैम्डा का फॉर्मूला प्राप्त हुआ था आपको, यहां से लैम्डा वेवलेंथ प्राप्त हुआ था, वेवलेंथ प्राप्त हुआ लैम्डा इक्वल टू h बाई पी। अच्छा, h बाई पी प्राप्त हुआ, तो अब आगे देखिए p की जगह आपको कहा गया अंडर रूट 2m के। ये इक्वेशन कब, जब पार्टिकल जो है वो कुछ वेलोसिटी से आगे की तरफ ट्रेवल कर रही होगी तब यूज करेंगे। अब देखिए केस 2, केस जो है इसमें सेकंड हम लोग का है, केस सेकंड है कोई चार्ज है जो इस पर क्यू चार्ज है। अब उस क्यू चार्ज जो है कुछ पोटेंशियल में आगे की तरफ बढ़ रही है। तो मान दीजिए कि कोई चार्ज क्यू है, यहां पे लिख देता है इन द टर्म ऑफ पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल के टर्म में मान देते हैं कि कोई क्यू चार्ज का पार्टिकल पे भी पोटेंशियल में आगे की ओर बढ़ रहा है। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो 0 है, और यहाँ पे पोटेंशियल v है फील्ड का, और इस फील्ड में चार्ज q है जो 0 पोटेंशियल से कहाँ तक, v पोटेंशियल तक क्या कर रही है, जा रही है, ठीक है। तो ये भी मोशन में हो गया, तो इसमें भी मैटर वेव होगा। तो देखिए इस कंडीशन में इस चार्ज को आगे बढ़ने के लिए पोटेंशियल को पार कर, पोटेंशियल वहां पहुंचने के लिए इसको वर्क करने पड़ेगी, और वर्क इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे क्यू वी। और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क डन उसमें एनर्जी के रूप में जमा होती है, और ये यदि मोशन में है तो जो कार्य करना पड़ा वही कार्य यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा क्यू इंटू कितना भी। अब यदि हम लोग फॉर्मूला की बात करें, यानी कि वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, तो वेवलेंथ इनटू मैटर वेव्स हमारा आ चुका है h बाई कितना p। इसको इस टर्म में यदि हम देखेंगे तो इस टर्म में हमारा हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसा प्राप्त हुआ था h इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट कितना 2m, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आया कितना q भी।
ए वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स का हुआ फॉर्मूला प्राप्त हुआ। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं किसी को एग्जांपल लेते हैं, किसी एक पार्टिकल के लिए हम लोग क्या करते हैं, निकाल के देखते हैं। यहाँ पे आप किसी भी पार्टिकल के लिए निकालना हो तो निकाल सकते हैं। ध्यान में सिर्फ रहे कि ये है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में और मोमेंटम के टर्म, ये मोमेंटम के टर्म में है, ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म में है, और ये जो है जो पोटेंशियल के टर्म में है। और इस कब लगाएंगे, जब कोई चार्ज रहेगा तब, यानी किसी चार्ज दिया रहेगा तब। अच्छा, अब हम एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रॉन का। फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी हम लोग सेम यही चीज यूज करने वाले हैं। यदि ये नहीं है हमें तो इलेक्ट्रॉन में हम लोग ऐसा देख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू HYP या HY काइनेटिक एनर्जी के लिए 2mk या HY 2m। और यदि हम बात करें क्यू चार्ज का, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज होता है। तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है क्यू, उसको ई लिखते हैं और वी का भी लिखते हैं। अच्छा, अब यदि यहाँ पे आप देखिएगा तो H से प्लैंक कांस्टेंट जिसका वैल्यू हमें पता है, तो वैल्यू पता ही है। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए तो इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इतना हमें जानकारी है। यदि इतना जानकारी है तो इतना का यदि हम वैल्यू निकालते हैं तो हमें वैल्यू प्राप्त होता है कितना, ऐसे यदि हम लोग देखते हैं तो 150/V इतना प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रहे ये जो प्राप्त होता है वो एंगस्ट्रम में प्राप्त होता है। अच्छा, इसको हम यदि कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा आ जाता है 12.27/√V। ठीक है। अच्छा, ये जो आया है वो कौन से टर्म में आया है, एंगस्ट्रम के टर्म में आया है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एंगस्ट्रम के टर्म में आया है और ये दोनों ओनली वैलिड है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के अलावा ये दोनों और अदर पार्टिकल में यूज हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू आया वो इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन को चार्ज को लेकर चलें तो उतना वैल्यू आया है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए यदि हम बात करें मैटर वेव्स का कि वेवलेंथ का, तो हम लोग ए यूज कर सकते हैं या ए यूज कर सकते हैं, दोनों काची में है, एंगस्ट्रम में है। लेकिन यदि एंगस्ट्रम के अलावा यदि हम बात करें, ये जो आया वो काची में आया है, एंगस्ट्रम में आया है, याद रखिएगा, ये काची में आया है, एंगस्ट्रम में आया है। अब यदि एंगस्ट्रम और नैनोमीटर की बात करें तो उसमें 1 0 का फर्क होता है। 1 नैनोमीटर में यदि आपको देखें तो 10⁻⁻9 मीटर होता है, जबकि एक एंगस्ट्रम में बात करें तो 10⁻³ होता है और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ होता है। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻10 मीटर और 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर, 1 0 का फर्क होता है। तो यदि एंगस्ट्रम में वैल्यू होता है तो एंगस्ट्रम में इसी का वैल्यू 1.22, 1 0 इधर, 1 पॉइंट इधर आ जाता है, 1.227 कितना भी एक काची में आएगा, नैनोमीटर में आएगा। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के काची वेवलेंथ। ठीक है। और देखिए इस प्रकार से हम लोग मैटर वेव्स का काची निकाल पाए, वेवलेंथ ज्ञात कर चुके हैं। अब यदि मैटर वेव का वेवलेंथ ज्ञात कर चुके हैं तो इसका कुछ एक्सपेरिमेंटल भी होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड होना चाहिए, जो कि डेविसन एवं जर्मन नामक साइंटिस्ट ने किए, जिनके लिए उन्हें बाद में नोबेल प्राइज भी दिया गया था, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, देखेंगे। वो 7वां वीडियो होगा जिसमें हम लोग उनका एक्सपेरिमेंट देखेंगे। अच्छा, इसके बाद आपका 8वां वीडियो जो बनेगा उसमें आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या होगा, मिलेगा।